बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं एस टी टी वी। पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद के बग़ैर चलना बड़ा मुश्किल हुआ है। IMF से एक प्रोग्राम हमने लिया, अब वो प्रोग्राम की आखिरी ट्रांच जो है उस वक्त चल रहा है। इसके बाद हमारे नए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, और जिन्हें कहते हैं, वो बैंकर भी हैं, वो वाशिंगटन से अभी बड़ी सलाह मशवरा कर रहे हैं IMF से एक 4 साल के लंबे प्रोग्राम के लिए, जो आम तौर पे उस वक्त लिया जाता है जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी होती है आपने, कि कमाएँ आप किस तरह ज़्यादा, चैनल किस तरह बेहतर हों, ख़र्चे किस तरह कम हों, और जो ख़र्चे हैं वो प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं ताकि लॉन्ग रन में मुल्क की इनकम वगैरह वगैरह, या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको किस तरह आइसोलेट किया जाए, सिस्टम से कैसे निकाला जाए ताकि उनका जो एक फुटप्रिंट है वो कम किया जाए, और बहुत सी और चीज़ें। अब ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है, ये इसमें बजट को सफल रखा जाता है, जो करंट एक्रूअल ख़र्चे जो हैं आम तौर पे, जिसकी वजह से जो शाहाना ख़र्चे हैं वो आम तौर पे चलते रहते हैं। IMF जो है वो बनाया इस वजह से गया था, डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक वगैरह थे। IMF इसलिए बनाया गया था ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बॉटल नेक्स ना आए। अगर US या वेस्ट या जो कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो मसला होगा करने के लिए, वो सफल रखने के लिए। इसीलिए पूरी तवज्जो उनकी एक्सटर्नल सेक्टर पे होती है, और कंजम्पशन को टैक्स करके इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो चलाते रहते हैं मुल्क को करने के लिए। इकॉनमी नीचे चली जाती है, रुक जाती है, हमारे ख़र्चे भी। तो इस वक्त अब ये है कि इंटरनेशनल हालात भी बड़े टफ़ हो गए हैं। सऊदी अरब को जो उनकी मादनियात की कंपनीज़ हैं या जो उनकी कंपनीज़ हैं उनमें ख़ुद डेफिसिट का सामना है। ऑयल का मामला जो हैं वो हम देख ही रहे हैं, रिन्यूएबल तेज़ी से ले रहे हैं। इन सब हालात में पाकिस्तान को अगले 1-2 साल अगले किस तरह स्टीयर करना है, एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, और इस वक्त क्या सॉल्यूशन है, ये सारी बातें हमने जानने के लिए, थिंक ओवर करने के लिए एक ऐसे साथी का इंतखाब किया है जिनका तजर्बा है थ्रू आउट पाकिस्तान को, वो समझते हैं, इन्वेस्टमेंट में रहे हैं और म्यूचुअल फ़ंड चलाते रहे। और म्यूचुअल फ़ंड तो आपको पता है वो किसी के पैसे होते हैं, सारे स्टॉक में थोड़े थोड़े पैसे करने के लिए वो बड़ा उसका एक उसके लिए बड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है इकॉनमी में, क्योंकि जो पैसे आ जाते हैं आगे उसकी इन्वेस्टमेंट किधर होगी और आगे क्या हो सकता है उस पर ऑल उसको लिक्विड रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब नसीम बेग साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब कंसल्टिंग के, और भी बहुत से हैट वो उन्होंने पहने हुए हैं, बट हम उनसे अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नसीम बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थोड़ा सा ये जो हमने अभी बात की, थोड़ा सा इस पे आप राय जनी थोड़ा सा अपनी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहले मैं जरा सा क्लेरिफाई कर दूं कि आई एम नो लॉन्गर इन्वॉल्व विद द म्यूचुअल फंड साइड ऑफ द बिजनेस। वो हमने बल्कि एज ए ग्रुप शेड कर दिया हुआ है, लेकिन मैं आई एम मोर एंगेज नाउ विद द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड, जस्ट टू क्लेरिफाई। अच्छा, जो आपने बात की बिल्कुल बजा है कि IMF और जो ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए है कि रुकावटें ना आए, लोग जहाँ शॉर्ट हो जाए कोई तो वो बस कुछ बोरिंग करके टाइड ओवर कर लें और चलाते रहें अपना निज़ाम। मैं इसमें ये कहूँगा कि उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा एक ब्रॉड चीज़ों पर मैं बात कर लूँ। मेरी नज़र में 3 मेजर एरियाज हैं जो हमें पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला मेरी नज़र में जो इकोनॉमिक क्लास डिवाइड है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल क्लास डिवाइड। इसमें अगर आप फर्क करेंगे तो मोटा है साहब ये है कि बल्क ऑफ योर पीपल आर विद लिटिल और नो एजुकेशन, अगर है भी तो जो हमारी सारी कोर्ट लैंग्वेज है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, वो सारी अंग्रेजी की है। सारी हमारी जो तालीम होती है हायर लेवल की, वो सारी अंग्रेजी में होती है। तो एक तो तबका वो
excluded है from upward mobility because of this thing, including the fact कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंग्रेजी में इनैक्ट हुआ है बेस्ड ऑन ब्रिटिश लीगल ट्रेडिशन, और उस वजह से आपका जो एक आम इंसान है उसको ये नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या उसमें लिखा हुआ है, मेरे कोई हकूक हैं नहीं हैं। तो जब हम वक्तन फवक्तन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के ऊपर ट्रैम्पल किया जाता है या उसको उसके बाहर चले जाते हैं, तो एजिटेशन इसलिए नहीं होती कि उन्हें पता ही नहीं है कि भी हमारे भी इसमें कोई राइट्स लिखे हुए हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। सो दैट्स वन साइड ऑफ योर थिंग कि देयर इज अ सीरियस क्लास डिवाइड। दूसरा ये है कि हमारा एक जिस तरह का इस वक्त तक एक इकोनॉमी को चलाने का निज़ाम रहा है, अगर मैं पिछले 5 साल की बात कर लूँ तो इसमें जो टोटल एग्रीगेट मनी क्रिएशन हुआ था 5 साल में, वो और जो अब हमारा स्ट्रक्चर ये है कि सिर्फ लेंडिंग से मनी क्रिएशन होता है, बोरोइंग से क्रिएट होता है, वेदर वो हुकूमत बोरो करे या प्राइवेट सेक्टर करे या हम डोमेस्टिकली बोरो करें या कुछ इंटरनेशनल लोन्स हैं, सवाए आईएमएफ जो आइसोलेटेड रखा जाता है, कन्वर्ट नहीं होता है रुपयों में। बट अगर हमें एडीबी वगैरह से जो हेल्प आती है या लोन्स लेते हैं इवन टू मीट द डोमेस्टिक बजट, वो भी रुपयों में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें भी हम फॉरेन एक्सचेंज लोन क्रिएट कर देते हैं। इसमें अगर मैं सिर्फ निचोड़ दे दूं कि 20 ट्रिलियन रुपया क्रिएट हुआ था ये फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट का 19 टू 23 5 साल में 20 ट्रिलियन, जिसमें से जो मनी सप्लाई में आना था 4 ट्रिलियन निकल गया। वो इसलिए कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो डिप्लीट कर गए, तो उतना रुपयों की इक्विवेलेंट सक आउट हो गया, तो 16 ट्रिलियन नेट मनी क्रिएशन हो गया। अब इसमें अगर मैं मजीद नंबर दूं तो 12 ट्रिलियन हुकूमत ने बैंकों से बोरो किया था, उसके अलावा कोई 2.5 ट्रिलियन उसने स्टेट बैंक से बोरो किया था जो ओएमओ में फंसा हुआ है इस वक्त। मैं नेट बात कर रहा हूँ 5 साल की, नॉट द बैलेंस शीट एज एट द एंड, ड्यूरिंग द 5 ईयर हुआ क्या। और कोई 2.5 ट्रिलियन रुपीज इक्विवेलेंट फॉरेन लोन्स आए थे हुकूमत के पास जो कन्वर्ट हो गए उसके पास, तो मिल मिला के उसके पास 17 ट्रिलियन इस तरीके से आ गया। प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ 2.5 ट्रिलियन बोरो किया था इसमें सारी इक्वेशन में। तो और इसके अलावा हुकूमत के पास 26 ट्रिलियन टैक्सेस में जमा हुआ था, उसमें से मोटा अंदाजा है कि 80% टैक्सेस वो हैं जो इनडायरेक्ट हैं। इसका मतलब कि वो जो भी कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है उसमें प्राइस इन हो जाते हैं, तो जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको भी वो बर्दाश्त करना पड़ता है उसका कॉस्ट। सो जो 26 ट्रिलियन और 17 ट्रिलियन अगर गवर्नमेंट के ही ले लें कि अभी टैक्स में इतना आ गया और बाकी बोरो करके कर लिया, तो 43 ट्रिलियन रुपीज खर्चे हुकूमत ने इस 5 साल में, जिसमें से 19 ट्रिलियन सूद दिया। तो जस्ट थिंक ऑफ हाउ बैडली वी आर स्टक। तो इस वक्त जो हायर इंटरेस्ट रेट वगैरह का डिबेट चल रही होती है कि भाई रेट कम हो नहीं हो, फैक्ट ये है कि बोरोअर प्राइमरीली हुकूमत है, और जितना आप डेट को प्राइसी करते जाएंगे वो उतने और पैसे बोरो करके वो पे करेगा, तो मनी क्रिएशन एडिशनल हो जाएगी। मतलब ये यहाँ पे हम अब उलट चीज में फंस चुके हैं। तो एक ये हमारा बहुत सीरियस मसला है, और जाहिर है इतना जो अखराज आते हैं 19 ट्रिलियन तो आपका सूद का है, बाकी जो भी फिर गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं ये वो हैं। ठीक, अब आप आ जाइए थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपका ट्रेड अकाउंट पे। तो हम अगर शुरू से लें पाकिस्तान को सिंस 1948 ऑन मतलब 47 48 ऑनवर्ड्स टिल से 71 जब तक के बांग्लादेश था, और हमारे यहाँ कुछ डॉलर अर्निंग जूट में भी आती थी, तो
उन सालों में सिर्फ 2 साल ऐसे थे जहां हमारा ट्रेड सरप्लस था। जब कोरियन वॉर हुई तो कुछ हमारे एक्सपोर्ट चली गई, वरना थ्रू आउट दैट पीरियड हम शॉर्टफॉल में थे ऑन ट्रेड अकाउंट। उसके बाद का अगर आप ले लें 72 ऑनवर्ड्स टिल टिल से लास्ट ईयर से अबाउट 52 ईयर्स, तो उसमें क्योंकि अब 70s अर्ली 70s में ऑयल प्राइसेस का जंप आया, जॉब्स क्रिएट हो गई जीसीसी एरिया में, तो रिमिटेंसेस आल्सो बिकेम अ फैक्टर, उससे पहले नहीं थी। तो रिमिटेंसेस प्लस एक्सपोर्ट्स अगर आप लें तो सिर्फ 6 साल ऐसे हैं कि आपने ट्रेड अकाउंट में अपने इंपोर्ट्स को कवर कर लिया, वरना 46 ईयर्स 46 साल वहां भी आपने नेगेटिव थे। तो ये सारा पीरियड आपने बोरो करके और पूरा किया। तो बोरो करने के दो तरीके हैं। हमने ये जब पिछले 1-1.5 साल पहले देखा था कि जब हमसे बोरोइंग नहीं हो पा रही थी, तो रुपया डॉलर एक्सचेंज रेट का क्या हुआ। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड की बात थी, भाई डॉलर की डिमांड थी, अब जो सप्लाई पहले बोरो डॉलर से पूरी कर लेते थे वो नहीं हो रही थी, तो उसकी प्राइस बढ़ गई, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अगर ये हमने बोरोइंग ना की होती ऑल दोज इयर्स और हम मार्केट पे ही अलाउ कर देते कि भाई रुपया डॉलर जो भी जितना डॉलर कमा रहे हो उतने डॉलर खर्च लो, तो शायद आपका एक्सचेंज रेट आज से 10 साल पहले 500 का होता। ठीक, तो हम सुधर गए होते कि भाई मैं अभी सोचता हूँ कि यार मैं हर 5 साल गाड़ी बदलूंगा, अभी मैं थोड़ा सुधर गया हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ नहीं यार ज्यादा कैश लूँ। इसी तरीके से जो भी हमारी कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ आप कह लें इम्पोर्टेड कंजम्पशन, क्योंकि हम ना स्टील बनाते हैं, ना प्लास्टिक बनाते हैं, ना केमिकल्स बनाते हैं, बहुत मतलब ये बिल्कुल नॉर्म। तो हम जो अगर गाड़ियां वगैरह यहाँ असेंबल भी कर लेते हैं तो वो इम्पोर्टेड स्टील बेस्ड होती हैं, इम्पोर्टेड प्लास्टिक्स बेस्ड होती हैं। तो हमारा जो जेन्युइन लोकल कंटेंट होता है वो 10-12% होता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम प्योर डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड आइटम्स की बात करें, बट मैं कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, कंपोनेंट भी जो यूज कर रहा है इम्पोर्टेड एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहा है कन्वर्ट होने के लिए, उसमें आप जो क्या कहते हैं स्टील वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी इंपोर्ट होता है। तो ले दे के हम बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो हम अव्वल अगर हम सॉर्ट आउट हो गए होते तो हम इतनी गाड़ियां ना ले रहे होते, ज्यादा मैस ट्रांजिट की तरफ जाते, उस पर नजर होती। इसी तरीके से जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड कंजम्पशन थी वो कम होती। जो लोग यहाँ से पैसा बाहर ले गए लीगली और इलीगली, उनको महंगे डॉलर खरीदने पड़ते, अभी तो वो सस्ते डॉलर ले जाते रहे हैं और बाहर जाके एसेट्स क्रिएट कर लिए। तो ये और जो हमारी ओवरऑल कंजम्पशन थी उसमें भी, अच्छा वो जब होता है अगर आपका एक्सचेंज रेट जनरली फ्री होता और आपने बोरो ना किया होता और बाकी ज्यादा डॉलर टू रुपी होता, तो आपको जिस तरह ये ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग होती है यहाँ पर, उनको वेल हेड प्राइस मिलती है, इंटरनेशनल ऑयल या गैस प्राइस इक्विवेलेंट इन रुपीज, उसका बेसिक फॉर्मूला उस पर होता है। तो आपको वो भी ज्यादा पैसे मिल रहे होते, तो उनको वो ड्रिलिंग भी ज्यादा करते, तो हर लिहाज से आपकी तो जो होती टू मैन्युफैक्चर हियर टू प्रोड्यूस हियर इंडिजिनस की तरफ होती, वो नहीं रही है। हम तभी इंपोर्ट बेस्ड बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मर्ज बहुत पुराना है। फिर जब बड़ा वो चर्चा हुआ कि भाई सीपैक हो गया, सीपैक हो गया, अब बस जिंदगियां बदल जाएंगी, तो सीपैक में भी अगर चीन ने नॉर्दर्न एरिया थ्रू टू अरेबियन सी उसको एक चैनल चाहिए था, तो हमारी डील होनी चाहिए भाई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने बनाना है बनाओ, हम तुम्हें 20-25-30 साल का बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाला अरेंजमेंट कर देते हैं, जितने तुमने खर्चा करना है फॉरेन एक्सचेंज का तुम करो। जब वो हमने लोन लेकर चाइना से अगेन डॉलर लेकर और वो बनाना शुरू कर दिए, और बाकी भी फिर क्योंकि जब इतना इजी डॉलर आ रहे थे तो कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड चीज़ें, फिर ट्रांसपोर्ट कुछ हमने ये जिस तरह मैस ट्रांजिट वगैरह है उस पर कर लिया, बाकी चीज़ें कर ली। तो वो हमें कोई डॉलर कमा के नहीं दे रहे,
हमने कुछ बिजली घर भी लगा लिया, टू मोस्टली टू फीड जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि हमारे यहाँ एक होता है कि भाई ये लोड शेडिंग वगैरह ना हो, तो उसके लिए फिर आप पाकिस्तान की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 70% बिजली की तो डोमेस्टिक की है, और 30% सिर्फ इंडस्ट्री और ट्रेड वगैरह कॉमर्स की तरफ है। बाकी दुनिया में इसका उलट होता है। अब हम सारी चीजें इसी तरह की करके बैठे हैं। तो आपका जो कहना है बिल्कुल बजा है कि भी अब ये 4 साल मिलेंगे आपको आईएमएफ के, अगर मिल गए तो उसमें ये सारा हमें सुधारना है। तो मेरी एक समरी ये व्यू है। ये बताइए कि ये बात तो मतलब ये बातें फैक्ट्स हैं, आपने बड़ी करंट बताई, मोर और लेस पिक्चर का जो एक सिलुएट है वो लोगों को पता ही है, लेकिन इसको सुधारना जो है ये तो बड़ा पेनफुल है, क्योंकि पैसा जिसके पास ऊपर है या 20% के पास अगर 80% रिसोर्सेज हैं तो आप उनकी कंजम्पशन वगैरह, मुझे वो कोई कह रहा था कि आप कहते हैं कि यार गरीब मुल्क है, मैकडोनल्ड पे जाके और ये नए जो ब्रांड हैं उन पे लाइनें तो देखें जो अगले दिन खुला होता है, वो लोग सुबह के लाइनें लगा खड़े होते हैं ख़रीदने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट को छोड़ दें, बाकी जिनके अंदर 2, 3, 4, 5 करोड़ लोग रहते होंगे, यहाँ पर भी गुर्बत है, बट वो जो नज़र आती हैं गाड़ियाँ, बाकी मुल्क जाके देखें जहाँ पे 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं वो बुरा हाल है। तो ये जो इन इक्वेलिटी है, ये सारी जो आपने बात की, ये इट बॉयल्स डाउन टू इन इक्वेलिटी, तो इसको तो कैसे चेंज। जी, शुरू बात की थी इकोनॉमिक क्लास डिस्पैरिटी की। बात वही है, आप उसको इन इक्वालिटी कह लो, बात वही आ जाती है। और इस वक्त तो जो जिस तरह के पिछले चंद साल गुजरे हैं, इतना हाई इन्फ्लेशन हुआ है, जिसमें ये सबसे बड़ा जो कसूर था वो उस टाइप का मनी क्रिएशन है। ठीक, वो जब होता है तो फिर आपका जो, क्योंकि देयर आर मोर रुपीज चेसिंग द सेम फ्यू डॉलर्स, डॉलर का रेट भी बढ़ जाता है। और क्योंकि आप इंपोर्ट पे डिपेंड करते हो तो आपको, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, डबल वैमी का हिट आता है इन्फ्लेशन का। एक तो वैसे मनी सप्लाई बढ़ा दिया, तो उतनी सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह तो बढ़े नहीं, और क्योंकि आपने इंपोर्ट करने गुड्स तो और मजीद एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया, तो आपको तो डबल हिट लगी है। इस वक्त लगभग, जो मैंने अभी रिसेंट एस्टिमेट पढ़ा है, कि 100 मिलियन लोग एट पॉवर्टी और बिलो पॉवर्टी लाइन। आपके मुल्क में 40% बच्चे वो हैं जो मेल नरिश्ड हैं, और उसकी वजह से जो उनकी स्टंटिंग हो रही है, जो उनको फ्यूचर के भी इम्पेयर करेगी। तो आप सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर वर्कफोर्स बड़ा अच्छा आएगा, उनको आप अभी से तबाह कर रहे हो। तो मतलब इट्स अ फार मोर स्ट्रक्चरल थिंग, एंड टू मी इट इज नॉट economic solutions. It is a solution of power sharing, of sharing, कैसे हुई ये कैसे हुई इसका। recasting societal contract. देखे ना, एक तो बेग साहब, एक तो तरीका ये होता है कि कोई लवी डवी डिक्टेटर बैठा हो जिसको लोग पसंद करें, बड़ा पॉपुलर हो, और वो डंडे के साथ ये इस्लाहात कराता रहे। हमने कोरिया में देखा, मतलब सिंगापुर में भी था। दूसरा होता है कि डेमोक्रेसी का कोई लीडर हो, डेमोक्रेटिक लीडर I हो। don't think you need a dictator. I think all you need is people who start realizing, and at least जो so-called technocrats help करने जाते हैं हुकूमत को, वो हर हुकूमत में होते हैं, वेदर वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का हो या सिविलियन हो, तो उसमें कोई ना कोई टेक्नोक्रेट्स होते हैं। मैं बेग साहब और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल महंगा होना है, 20 रुपये महंगा होना है, ये सबको पता लग गया। तो लाइन के अंदर मैंने कई गाड़ियाँ, मैं अब कई इसलिए कह रहा हूँ कि दर्जनों नहीं में कह रहा, बट कई गाड़ियाँ मैंने ऐसी देखी जो बड़ी गाड़ियाँ थी, लैंड क्रूज़र और रेंज रोवर टाइप, मतलब जो करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ की गाड़ी है, वो पेट्रोल का टैंक अगर अपना फिल करवा लेगी तो कितना 2-4 हज़ार रुपये बचा लेगी लाइन में लगा हुआ। तो जो रिच क्लास है उसकी मेंटेलिटी वो तो कभी नहीं देंगे। अब आप ये तभी आपसे कह रहा हूँ ना, देखें
जब तक ये सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट री एंटर नहीं होगा उसको कैसे डिक्टेटरशिप होगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन कैसे मैं वही होगा? कह रहा हूँ कि दो तरीके होते हैं कि एक तो यू कंटिन्यू ऑन योर करंट वेज एंड द इकोनॉमी विल इम्प्लोड, और जब इम्प्लोड होती है तो कुछ सोसाइटल रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, लेकिन बट गिवन योर ओवरऑल geopolitical structure and your all the other factors that go along with that, आपके नेबर्स सारा कुछ मिल मिला के, इट इजंट नेसेसरी कि अगर आपके यहाँ इम्प्लोजन हो तो यू विल देन रिटेन द स्टेट, you know that it can have serious fissures in it. So the idea is for even the wealthy class to recognize कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, ठीक? Their wealth will not matter if we reach that level unless there are a few जिनने अपने पैराशूट बनाए हुए हैं, बाहर चले जाएंगे और जाके रह जाएंगे, and it includes people from the entire lot of the ruling class कि वो सबने अपनी कोई ना कोई अरेंजमेंट कर रखी होती है, बट बाकी तो फंसे रहेंगे। फिर हम तनकीद कर देते हैं कि वो जी एयर होस्टेस भाग गई टोरंटो में, फलाना जाके वो किश्ती में चले गए, नजर नहीं आता है कि डूब जाएंगे। तो भाई सबको एग्जाम्पल ही हम हमारी लीडरशिप ही यही दे रही होती है ना, कभी बाहर अरेंजमेंट कर लो कुछ ना कुछ। तो आपका कहना बजा है, और वो विलिंगली पावर कभी कोई नहीं देता है, ठीक? हाँ, तरीके हैं कि आप रखें, पाए को बिगर करें। एक तरीका है कि आप एक्सचेंज रेट को बिल्कुल नॉट ऑन बोरोड डॉलर्स जाने दें जहां भी जाता है। जिस तरह मैंने कहा 100 मिलियन लोग अभी अंडर पॉवर्टी लाइन, वो तो ऑलमोस्ट फिर आपके 90% आ जाएंगे। तो उसके लिए आप कोई डायरेक्ट पेमेंट का सिस्टम, जिसको मैं तो प्रोपोनेंट रहा हूँ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, कि वो आपने इन्फ्लेशन देनी शुरू कर दी कि लोग कोई भूखे नहीं मर रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा होगा, तो यू विल अवॉइड द revolt against yourself as the top people in control, and yet once you do that, अगर एक्सचेंज रेट को आपने छोड़ दिया तो ये कल मजीद एसयूवीज नहीं आएंगी, इतना वो पेट्रोल नहीं भरेंगी, सुधरना शुरू हो जाएंगे ना हम। अभी तो एक जो रिलेटिवली लोअर मिडिल इनकम वाला है उसको भी मजबूरी है कि उसको एक टू व्हीलर पे जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कौन शॉप में जाएगा अपने आप को एक्सपोज करता हुआ इन सड़कों पे, धुआं हर वक्त आपके मुंह में आ रहा है, नाक में आ रहा है, मोटरसाइकिल पे चले जा रहे हो, जरा सी टक्कर लगती है, इट्स ओवर फॉर यू, यू गेट डिसेबल्ड, यू गेट किल्ड, योर फैमिली मजबूरी में दो तीन लोग बैठे होते हैं उस मोटरसाइकिल पे, वो भी गए। तो मतलब ये सारा स्ट्रक्चर जब तक हम सुधारेंगे नहीं, आपका कहना सही है कि वो इनइक्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी विद लिविंग विद इन दिस सो कॉल्ड एलीट कैप्चर स्ट्रक्चर, अगर आप अपने आप को चाहते हो कि किसी तरह सर्वाइव कर जाओ, तो फिर ये कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रोग्राम ले आए, सबको मिले। उसमें फिर आप ये नहीं मीन्स टेस्टिंग नहीं कर रहे हो कि उसको देना है नहीं देना, उसमें बहुत फिर ये मिसयूज हो जाता है। शनाख्ती कार्ड का डेटा सबके पास है, उधर सीधा सीधा भेजना शुरू कर दे पैसा, और वो इन्फ्लेशन रेट रखे, हर महीने चेंज करेंगे, एक्सचेंज रेट विल बी गोइंग थ्रू द रूफ, और बाकी चीजें खुद ही इन प्लेस आना शुरू हो जाएंगी। मेरी नजर किया जा सकता है अगर थोड़ा सा कोई थिंकिंग वहां पे लोग बैठ जाएं और यही देख लें कि यार इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर अस एज वेल। ठीक है, चंदे बाहर चले जाएंगे, बाकी सारे तो यहीं रह जाएंगे ना। बल्क ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट bulk of your establishment does not have arrangements elsewhere. Most of your politicians don't have the arrangements elsewhere. कंदेक हैं। लेकिन जो मूवर एंड शेकर है टॉप के ऊपर, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब आप लोग पता नहीं क्या लेते हैं। मैं तो 100-150 आदमी समझता हूँ। Entire administration of the government, whether it has a military component, civilian component, judicial, 100-150 आदमी है ना, जो डिसीजन मेकर है 100-150 आदमी है। तो 100-150 आदमी तो वो क्यों करेगा पॉलिसी ऐसी करने के लिए?
अगर पॉलिसी से करते सारे के सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उसमें पूरी इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है। हमारे यहाँ क्योंकि मिलिट्री की भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली अब फॉर्मली थ्रू SIFC है, उनकी एक सोच विचार है, वो अपना रिसर्च कर रहे होते हैं। ये सारे और फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड पॉलिटिशियंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स। देखिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि within the political parties, yes, they are kind of captured by a few families, etc. और उनके पास शायद arrangements हों बाहर, but बाकी bulk of your political people are dependent on their domestic wealth, not on foreign wealth. So ले दे के there is enough of a body mass there to usher in this change, to think about it, to talk about it. So these are things that need to be talked about. We need to talk about earning our dollars, not receiving dollars for this reason, that reason. देखिए, throughout your history, again, I'll go back, all those years आपके इसलिए गुजर गए और पता भी नहीं चला, और बड़े बल्कि तालियां भी बजती थी कितना अच्छा चला रहे हैं, बड़ा अच्छा हमारा ग्रोथ रेट जा रहा है, ये है वो। यू वर लाइक एन एथलीट हु वाज ऑन स्टेरॉइड्स, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी। अभी वो थोड़े दिन स्टेरॉइड नहीं मिले तो हमें पता चला यार मेरे तो मसल ही नहीं काम करते, मैं रन किया, मैं तो चलना भी मेरे लिए लेट गया हूँ। ठीक, तो ये हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी की का हाल है। ये इट इज आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट कि हमने क्योंकि बिल्ड नहीं की, इन्वेस्ट ना लोगों में किया। अब आपको अगर compete करना है दुनिया में तो आपको प्रोडक्टिव होना है। आपने बच्चों को रखा हुआ मैल नरिश, वो आधा भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो हम मतलब ये वी आर एट अ वेरी सीरियस पॉइंट इन आवर हिस्ट्री, जो अगर नहीं हम इस पे सोच विचार करेंगे और कुछ करेक्टिव एक्शन लेंगे तो it will lead to disaster. And it तो can. No one, I think, no one, even in the ruling class, जैसे भी हों, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी आप कह लो, no one really wants that under their rule. I mean, ये तो कोई नहीं चाहेगा ना, even if they have their issues. लेकिन लेकिन वो हम एक वो टर्म आपने अंग्रेजी का जिक्र किया, वो बोला जाता है कि फेट एकम्पली। ये जो हम हॉरेबल चीज़ अब सोच रहे हैं कि हो जाए, डू यू थिंक कि स्टिल इट्स नॉट फेट एकम्पली एंड वी कैन अवॉइड इट? नो नो, आप आज ये चीज डिसाइड कर लें कि भाई ठीक है अभी हमें बोरो करने पड़ेंगे क्योंकि हमने डिफॉल्ट नहीं करना है उस हद तक, लेकिन मुझे जो ट्रेड गैप है उसके लिए मैंने एक कौड़ी नहीं बोरो करनी है, मैं यहीं पे करूंगा और डॉलर का एक्सचेंज रेट जाए जहां जाना है। लेकिन ताकि वो आपके आम आवाम को प्रोटेक्ट करना है तो आप ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंट्रोड्यूस कर दें, उसको हर महीने इन्फ्लेशन एडजस्टेड करें, बाकी चीजें दे स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस। टैक्सेशन आपका 80% इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट। अभी बातें हो रही हैं कि जी हमें टैक्स और लेना है, वो भी क्या ट्रेडर से लेंगे, वो भी फिर फिक्स टैक्स करेंगे। हम कह रहे हैं पर दुकान इतने रुपया दे दो जितनी आपकी दुकान का साइज है। हम इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगाने को तैयार नहीं, हम वेल्थ पे डायरेक्ट टैक्स लगाने को तैयार नहीं, इनडायरेक्ट पे लगे रहेंगे तो वो तो और महंगाई की तरफ ले जाता है आपको। आप मतलब एक आपका इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई है, एक इन्फ्लेशन है बिकॉज उसकी वजह से डॉलर महंगा होता है, वो उसका इम्पैक्ट है। तीसरा ये है कि जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो वो भी इनडायरेक्ट करते हो, तो मतलब हर लिहाज से तो आप गलत काम कर रहे वो हो। ठीक है, लेकिन ये जो टैक्स फिक्स टैक्स लगा रहे हैं कि पर दुकान पे मीटर का सेल्स टैक्स के ऊपर जो है वो ट्रेडर्स पे, उसके बारे में मैंने किसी से सुना है जो पॉलिसी मेकर्स ही, वो कहते हैं ये बॉटम अप मेथड है वैट लगाने का, क्योंकि एक दफ़ा जब रजिस्टर It is for a country like ours, an economy like ours with 100 million people, which is 40% of your population living at below poverty, उनको किसी किस्म का VAT, सेल्स टैक्स वगैरह is to my mind the very wrong medicine. आगे वो दबा हुआ है, आप और दबाना चाह रहे हो। ये बड़ा वो आते हैं बाहर वाले कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। भाई डॉक्यूमेंटेशन से क्या कर रहे हो, उससे पहले मर जाओगे। डॉक्यूमेंटेशन से क्या करना है आपने?
मतलब आप कौन सा डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करोगे? ओनली टू एक्सट्रैक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम द पुअर पीपल? आई एम सॉरी, आई एम अगेंस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल टुगेदर, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, VAT, whatever by a name you might call it. I think it's in a country like ours, it's criminal to impose that. आपका ख्याल है कि इनकम टैक्स होना चाहिए सिर्फ? इनकम टैक्स होना चाहिए और वेल्थ टैक्स होना चाहिए। वेल्थ टैक्स होना, तो वो तो बड़ा वो मुश्किल हम है। आए दिन देख रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं कि जी वो लीगली क्यों इनकरेक्ट है, ये जमीन पे जो लगा दिया, वो भाई लीगली वो ठीक कर लो, होना चाहिए उसकी बात करो। अगर फ्लॉ है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर लो, बाकी सब चीजों के तो कर लेते हो। तो मतलब जो आर्गुमेंट ये है कि जी वो लॉफुल नहीं है कि वो प्रोविंस का सब्जेक्ट है, ये ओ भाई, डजेंट मैटर किसका सब्जेक्ट है। डजेंट मैटर कि अगर आपका आज का कानून फ्लॉड है तो और उसकी वजह से आप नहीं लगा सकते हो। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि लगाना है, फिर सब बैठे और कहें कि अच्छा ठीक है अब लगाएंगे, और उसके लिए अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है, जो भी करेंगे करेंगे। बात करना शुरू कर देते हैं कि जी NFC अवार्ड को रिविजिट कर लो। तो भाई वो तो सही है कि इस वक्त का तो वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप सही सही अगर आपने करना ही है काम, तो सही काम करो जो जहां से आप वाकई कोई रिजल्ट्स लाओगे। लेकिन प्रोविंसेस देखें ना, अब आप प्रोविंसेस देखें, ऑलमोस्ट अंडरस्टूड है कि बड़े जो दो प्रोविंसेस हैं जहाँ से इनकम आती है, वहाँ पे सर्टन पॉलिटिकल क्वार्टर्स या पार्टीज जो है उनकी हुकूमतें बनती हैं या दे आर द बेनिफिशरी। वो क्यों मानेंगे कि प्रोविंस जो टैक्स जो है वो फेडरेशन लगाए या वो करने के लिए? तो पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ है ना। जी देखिए, पॉलिटिकल रीजन आपका डे वन से है। आपका जब ये मुल्क बना था, तो जो PMN पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, उसको जब तक के यूनियनिस्ट पार्टी वालों ने सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा था। यूनियनिस्ट वर द बिग लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, उनको खौफ था कि हिंदुस्तान में जिस तरह लैंड रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं यहाँ भी कर देंगे, हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो वो तो डे वन से एक कैप्चर हुआ हुआ है। अब वो विलिंगली तो कोई नहीं गिव अप करता है, लेकिन हिस्ट्री में आप देख लें, आप यूरोप की हिस्ट्री ले लें, कहीं की भी ले लें, कोई विलिंगली पावर शेयरिंग नहीं होती है, गिव अप नहीं करते हैं। हाँ, मजबूरी हो जाती है कभी, कहीं पे वो यूरोप में प्लेग आ गया, तो चूंकि लेबर फोर्स 1/3 मर गई, तो बाकी 2/3 के पास बार्गेनिंग पावर आ गई। वहां पे जंगें हो गई तो कुछ इक्वलाइजेशन हो गया। मतलब ये चीजें, या कुछ रेवोल्यूशन वगैरह हो गए तो इक्वलाइजेशन हो गया। चीन में भी पहले इक्वलाइजेशन हुआ है, उसके बाद मार्केट इकोनॉमी बिल्ड हुई है। हम चलते हैं मार्केट इकोनॉमी बनाने इन एनवायरमेंट ऑफ एक्सट्रीम क्लास डिवाइड। तो वो फिर हम रिजल्ट देख रहे हैं। हमारे यहाँ जब शुरू में एक वो हुआ कि भाई ठीक है हम अमेरिका के साथ हैं और ये कम्युनिज्म को दूर रखेंगे, और बाकी मिलके और वेरियस मिलिट्री पैक्ट साइन किए, तो अमेरिका ने हमें शुरू शुरू में बहुत से यहाँ पर इदारे, कैपिटलिस्ट इदारे स्ट्रक्चर करने के लिए बड़ी हेल्प की, सारा कुछ किया। एक चीज भूल गए कि जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म इवॉल्व हुआ है सक्सेसफुली, उसके साथ साथ को इवॉल्व हुई है डेमोक्रेसी, जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। यहाँ पे अमेरिका को सूट करता था कि यार एक ही जर्नैल से ट्रीट कर लो, डील कर लो, वरना पॉलिटिशियंस है उनका तो कुछ पता नहीं है, कल कहें कि नहीं हमने तो रूस के साथ भी दोस्ती करनी है, इधर भी करना है उधर भी करना है, जिस तरह हिंदुस्तान वाले पॉलिटिशियंस कर रहे थे। तो बेहतर है कि मिलिट्री रूल ही रहे। तो अमेरिका के सपोर्ट से कैपिटलिज्म भी इन्वॉल्व हुआ, और साथ साथ में ये डिक्टेटरशिप्स भी आई ताकि वो कंट्रोल कर सकें। तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। वो ये दिशा, अब वो आपका ये कहना है कि ये कैसे टूटेगा, कब टूटेगा, या तो एक्सप्लोजन से टूटेगा, या आपने अगर अवॉइड करना है तो फिर कुछ करेक्टिव मेजर्स ले लें। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो बात, पैराडाइम तो आपका बिल्कुल, मतलब आई कैंट, नोबडी कैन एग्री मोर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी थी हिंदुस्तान में भी, अब अमेरिका के साथ वो चल रहे हैं, हम फिर अमेरिका के साथ हैं आजकल, अमेरिका के हम बड़े क्लोज हैं एक दफ़ा फिर। लेकिन हिंदुस्तान भी अमेरिका के क्लोज आया तो डेमोक्रेसी का तो वहाँ भी बट्ठा बैठना शुरू हो गया। अब उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लिकर और मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ के अंदर कर दिए।
जहाँ पे हारने का मैं उसको जरा से अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। वो हिंदुस्तान का अमेरिका से दोस्ती का इम्पैक्ट नहीं है। एक आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड कुछ इस तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस इमर्ज हुई इन द रिसेंट इयर्स, जहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज हो रहा है और वो बाकी सबको सबड्यू कर रहा है। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, अमेरिका में भी आप देख लो तो आप पॉपुलैरिटी वाइज देखो तो लगता है कि ट्रम्प हैंड्स डाउन जीत जाएगा। तो ये माइंडसेट्स ऐसे हैं इस वक्त। हिंदुस्तान में भी वही चल रहा है। हिंदुस्तान का देखें, थोड़ी सी हमें बहुत बुरा लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं हिंदुत्व वगैरह वगैरह, पर उनका पर्सपेक्टिव क्या है? उनका पर्सपेक्टिव ये है कि भाई हमें हजारों साल से दबाए रखा था, हमें कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट थी नहीं। और ये मैं जेन्युइन ऐसा था उनकी फीलिंग। मैं मिड एंड अर्ली 70s में दुबई वगैरह में आई स्पेंड टाइम। वहां पे जो इंडिया से लोग आते थे वो बेचारे बड़े दबे दबे से होते थे कंपेयर टू दी पाकिस्तानीज। हालांकि वी वर इन सिमिलर जॉब्स एक्सेट्रा, सिमिलर क्वालिफिकेशंस। तो वो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था कि ये क्यों है। अब वो समझ में आ रहा है कि भाई वो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई तुम यू वी आर गोइंग टू गेट आवर आइडेंटिटी बैक, and it might sound ugly to us, bad to us, but that is the process going on. So it is not anti-democracy, अच्छा, it is more ये बताइए of, कि of प्रोग्राम का rediscovering their nation. अच्छा, प्रोग्राम का वक्त वो एंड के फैग एंड की तरफ हम जा रहे हैं। आईएमएफ के साथ तो वही फेट एकम्पली जो कहते हैं, वो लगता है कि अब हम दोबारा 3-4 साल का, शायद 5 साल का, ये क्यों गवर्नमेंट चाहती है 4 साल का हो ताकि आखिरी साल आईएमएफ का प्रोग्राम ना हो और स्पेंड अच्छा करके इलेक्शन जीत सकें। आईएमएफ कहता है 5 साल का हो ताकि एंड पे भी इलेक्शन ईयर में भी आप खुल के शाह खर्ची ना कर सकें। इस पे सुना है बातचीत चल रही है। ये बताएं कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात होंगे और अगला प्रोग्राम आना है उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट तो ज़ाहिर है, अगर लंबा है तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होंगी। मुझे 1 2 3 4 ऐसे चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये टैक्सेशन पे अगर जोर देना है सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस पे, अच्छा, ठीक हो वन, इनडायरेक्ट पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेल्स बिल्कुल ठीक, ठीक हो इज बैड टैक्स। ठीक है। दूसरा, हमें गवर्नमेंट के अखराजात कम कर रहे हैं। कैसे करेंगे? नॉट नेसेसरली कि आपने कुछ प्राइवेटाइज करके चीज़ें बेच दी कि जी यहाँ पे नुकसान हो रहा था। दैट इन इट सेल्फ इज नॉट द थिंग, क्योंकि वो पैसा हुकूमत के पास आएगा, वो और ज़ाया करते रहते हैं। तो हमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकना है, वेस्टफुल इंपोर्ट्स को रोकना है, और ability to earn dollars. I'll repeat, ability to earn dollars. आप ओवरनाइट नहीं कर पाओगे। आप आज अपने पहले तो कौम को बेसिक न्यूट्रिएंट्स दो, फिर पढ़ाओ लिखाओ, फिर ट्रेन करो, तो फिर वो प्रोडक्टिव बनेंगे कि वो एक्सपोर्ट अर्न करने के काबिल बने। अब हम अभी देखें ना, वो इन्वेस्टमेंट तो आज आप करोगे तो उसका 10-15 साल में रिजल्ट आएगा। अब वो हम शॉर्ट साइटेड हो जाएंगे और नहीं करेंगे कि यार ये तो बाद में कर लेंगे, तो फिर वो होता नहीं है। फिर हम अपनी डॉलर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर सकेंगे। आईटी वगैरह पे बड़ी बातें हो रही हैं कि हम आईटी वगैरह कर, देखिए उसमें भी वही है कि जो आपके जेन्युइनली क्वालिफाइड आईटी के लोग हैं वो बहुत कम है मिकदार में। तो आपका कहीं भी अपने ह्यूमन रिसोर्स में तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। तो बाकी सारी चीज़ों की हम बातें कर लेते हैं। तो जब तक आप वो वही आ जाता है, वो क्लास डिवाइड है, आपकी लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वेदर इट्स न्यूट्रिशन वाइज और एजुकेशन वाइज और हेल्थ वाइज, ये सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे तो कभी जाके शायद हम। तीसरी चीज, ये दो हो गई, तीसरी थर्ड थिंग आप बता। आईएमएफ के साथ थर्ड अग्रीमेंट में क्या डालें? तीसरी अग्रीमेंट में क्या डालें? तीसरी चीज पहली चीज कि हमें डायरेक्ट होना टैक्सेशन चाहिए, ओनली ठीक हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। को हटा के सिर्फ डायरेक्ट पे फोकस ठीक होना हो गया। चाहिए। इवन चेंजिंग द करंट रेशो फ्रॉम फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, इन्वेस्ट इन पीपल वन वे और दी, और ज्यादा राइट, और ज्यादा बहुत राइट, जरूरी है ठीक हो गया। प्रोग्राम बनाना। थर्ड, अर्न डॉलर्स अभी भी जितना कर सकते हो। एंड फोर्थ, स्टॉप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ डॉलर्स। ये मतलब कॉम्बिनेशन है ना, तो एक इट्स नॉट वन थिंग और दैट थिंग।
सारी चीजें करेंगे तो कुछ आप आगे बढ़ोगे। ये स्ट्रक्चरल चीजें नहीं करोगे, बाकी फिर मेरी नजर में तो नथिंग विल ये वर्क। जो रुपी डॉलर पैरिटी है इसे वो फ्री फ्लोट कर दें, क्या करें? जी, फ्री फ्लोट विद द बेसिक इनकम टू प्रोटेक्ट योर पीपल। एंड व्हेन आई से फ्री फ्लोट ऑफ द रुपी, डू नॉट प्रॉफिट अप विद बोरोड डॉलर्स। आप ट्रेड अकाउंट में अगर शॉर्ट हो तो हो, लेट द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट द थिंग। आप बोरो जो अभी डॉलर्स कर रहे हो ओनली एंड ओनली टू सर्विस प्रीवियस डेट, कि आप डिफॉल्ट ना करो। एक एक सेंट भी आप ट्रेड अकाउंट के लिए ना इस्तेमाल करें। अच्छा, जो हमारा डेट है आखिरी लंबा होता जा रहा है, फिर करेंगे बात इसके ऊपर, और ये नया टॉपिक है। डेट को रीस्ट्रक्चर करने की भी जरूरत है हमें। स्टॉक जो है हमारा डेट पूरी होगी और करना चाहिए। दो तरीके हैं कि एक तो जो डोमेस्टिक डेट है उसको अगर, और सिर्फ बैंकों की हद तक, मैं बाकियों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, उसको अगर एलोंगेट कर दिया जाए उसकी रिपेमेंट को, ऑन ऑन ए प्योर नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिस बैंक्स को लॉस ना दें, ठीक। लेकिन प्रोलॉन्ग कर देंगे तो इट विल मीन इट विल कॉस्ट द गवर्नमेंट मोर इन द लॉन्गर रन। बट गवर्नमेंट की अकाउंटिंग जो होती है वो हमारी बैंकों की तरह बैलेंस शीट नहीं बनती है कि इतने एसेट है, इतनी लाइबिलिटी है वगैरह। उसका सिर्फ कैश इन कैश आउट होता है। तो आपने जी, एक्रूअल पे नहीं होता है, सिंपल कैश इन कैश आउट होता है आपका बजट। तो आपका अगर जो डेट रीपेमेंट का कैश आउट अभी जाना है उसको आपने आगे तक खींच दिया, लेकिन विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि यू नॉट डूइंग समवन इन, आप उनको बाद में वो दोगे, एक्स्ट्रा पैसे दोगे फॉर डिलेड पेमेंट एट दी करंट रेट। कोई कट नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप कह रहे हो कि भाई मैंने आपके पैसे अगर अगले साल देने थे 1 करोड़ रुपया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो अब मैं आपको वो अगले 10 साल में देता हूँ, इंक्लूडिंग उस पर इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, जो भी मार्केट रेट है उसको होने दो, ठीक। तो वो तरीका है कि किसी को हिट नहीं आपने दी, लेकिन और जो एक्सटर्नल है उस पे, एक्सटर्नल स्टॉक उसको भी देखिए। आपके एक्सटर्नल डेट का सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो ये बायलैटरल टाइप डेट है। कोई वो मार्केट डेट तो बहुत कम है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू गो थ्रू द मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा। बायलैटरल सबके साथ बैठ के आप बात करें, उसको प्रोलॉन्ग करें, वो करते ही हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार ये अभी नहीं देंगे अगले साल दे देंगे, फिर भी जाते हैं कि अच्छा अभी नहीं देंगे अगले साल दे देंगे। तो आप एक ही दफा बैठ के जरा सा डिटेल प्लान के साथ बैठेंगे, बट देन यू हैव टू प्रेजेंट देम अ क्रेडिबल प्लान ना, कि भाई ये हम करने जा रहे हैं, इससे अब हम आइंदा के लिए सुधर रहे हैं। हम अब जेन्युइन कैपेसिटी क्रिएट करेंगे टू रीपे यू। ये नहीं कि जस्ट पुटिंग यू ऑफ के जी अच्छा अगले साल ले जाना। अभी तो हम सारे जो ममालिक हैं जिनने हमें कुछ वो रोल ओवर करते रहते हैं तो रोल हर ओवर साल। कर भाई, रोल ओवर भी आप एलोंगेटेड करो ताकि एक दफा, बट वो तभी एग्री करेंगे ना कि आप एक क्रेडिबल प्लान लेके जाओगे। आप प्लान लेके जाते हो जी ये मैं एसेट बेच देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो तो आता है चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कि जी वो सऊदी ने हमें कहा कि हम 10 बिलियन की रिफाइनरी लगा देंगे। वो भाई लगा देंगे, आपके पास डॉलर तो नहीं आगे रहे, वो तो खर्चे जाएंगे जो भी है, और फिर उसकी रीपैट्रिएशन होगी तब क्या होगा? ठीक होगा ना। तो हम उसको तो सोच नहीं रहे होते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार अभी का टाइम किसी तरह, कहने को तो होगा कि डॉलर है, नहीं तो आपकी जेब में कोई नहीं आएंगे, वो इक्विपमेंट में चले जाएंगे। तो आपने मतलब अचीव क्या किया? हमने सारे आईपीपीज देखिए, आईपीपी जब हम लगाने जा रहे थे तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि यार हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो कोई और आके लगा दे। उन जिनने भी लगाए तो ब्रॉडली स्पीकिंग 80% डेट रेज किया, 20% अपना पैसा लगाया। वो 80% को हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी किया हुआ है। सोच लो, बोरो नहीं हम कर सकते लेकिन हमारी गारंटी पे दूसरे को बोरो करवा दिया। मतलब ये किस कहाँ की अकल है? आप खुद ही बोरो करके लगा लेते ताकि तो इक्विटी होती। आप ही का होता वो, ठीक है आपको रीपे करना होता,
लेकिन अभी कैपेसिटी चार्ज दे रहे हो, ये दे रहे हो, उस पर 17% IRR दे रहे हो, वो तो नहीं दे रहे होते ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें जी, लंबी गुफ्तगू है, इस पे दोबारा प्रोग्राम मेरे, मैं समझता हूँ कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आगे ये करते रहेंगे। तो बॉटम लाइन ये निकली कि जब तक पूरा पॉलिसी भी चेंज नहीं होती, पॉलिसी के फंडामेंटल पिलर्स भी नए रीडिफाइन नहीं किए जाते इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन में, और पूरा निज़ाम नहीं बदला जाता, और बॉटम लाइन उसकी ये है कि आप अपनी इस्तात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी शुरू करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टॉप मोस्ट जो कैप्चर है, एलीट कैप्चर जिसे कहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी जो जेन्युइन इनकम है मुल्क की, सोसाइटी की, उसके मुताबिक स्पेंड करें, और ताकि ट्रेड गैप को हर दफ़ा सफल ना करना पड़े मांगे हुए डॉलर्स के ज़रिए करने के लिए, जब तक हम सुधरेंगे नहीं, और ताकि ज़्यादा पैसा जो है आने वाली नस्लों में इन्वेस्ट हो सके, आने वाली क्या है जो इस वक्त बच्चे हैं, ताकि वो बड़े होके सोशल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, लोग समझते नहीं इस बात को। सोशल सेक्टर का बुनियादी मतलब होता है कि बच्चे की सेहत, अगर लूला लंगड़ा होगा या वीक होगा या मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। और दूसरा फिर ये जो हेल्थ का हार्डवेयर है बच्चों का, इंसानों का, उसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग और स्किल्स के लिए सॉफ्टवेयर भी जो है वो डाला जाए। तो हेल्थ और एजुकेशन, और इसके साथ साथ जो फैमिलीज हैं उनको एक यूनिवर्सल इनकम भी देने की जरूरत है ताकि वो ये दो चीजें आगे चला सकें। तो सोशल सेक्टर को ना लुक आफ्टर करने के आज बैड नतीजे हम देख रहे हैं। लेबर भी हमारी बाहर जो जाती है वो रूडिमेंट्री लेबर लेवल पे, बहुत पढ़े लिखे बहुत शुरू में होते होंगे। तो ये एक गंभीर मसाइल है। बॉटम लाइन यही, इस बॉटम लाइन से ये निकलती है कि इस वक्त वी नीड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसकी इसकी आगे से जो मर्जी को तवज्जो करे, गंभीर मसला, सिर्फ IMF जो है वो 1-2 साल के कवर से मामला हल होने वाला लगता नहीं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।